हेलो मेरे प्यारे प्यारे छोटे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी रिमझिम बुक का नाम है और इसमें हम पहला पाठ या अध्याय 1 रखा की रस्सी। तो इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। भोला भाला। प्रश्न 1। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तो क्या है कि तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोच करके परेशान होते थे, यानी कि वे मंत्री जी ऐसा क्या सोच करके परेशान होते थे अपने बेटे के भोलेपन के विषय में। तो देखिए, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से यह सोच करके चिंतित रहते थे कि वह अपना जीवन का निर्वाह कैसे करेगा, क्योंकि वह तो बहुत भोला है, इसे तो हर कोई बुद्धू बना देगा। तो किस प्रकार से ये अपने जीवन का निर्वाह करेगा। क्या कोई लड़की उससे शादी करने को तैयार होगी। उसके अत्यधिक भोलेपन के कारण उनके बेटे को कहीं कोई मूर्ख ना बना दे, कहीं उसका अत्यधिक भोलापन उसके जीवन रूपी नाव को ना डुबो दे। तो इन सब बातों को सोच करके मंत्री जी बहुत ही ज़्यादा चिंतित और परेशान रहते थे कि उनका बेटा तो बहुत ही भोला है, ये किस प्रकार से काम करेगा, कोई लड़की इससे शादी करने को तैयार होगी, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा भोला है, कोई इसको मूर्ख ना बना दे। तो इन सब बातों को सोच करके मंत्री जी परेशान रहते थे। ख है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। तो यदि मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो अपने बेटे को प्रतिदिन दुनियादारी की बातें बताती, उसे पढ़ाती लिखाती, उससे सवाल जवाब करती, उसे अच्छे बुरे के बारे में बताती और समय समय पर उसकी परीक्षा लेती। अर्थात मैं उसे केवल घर ही घर में रखने की बजाय थोड़ा सा बाहर भी भेजते, जिससे कि वह कुछ दुनियादारी की भी उसमें समझ आए। और इस प्रकार से जब वह अपने दैनिक जीवन के कार्य को करने में लग जाता तो आगे जा कर के भी वह समझदारी से अपने हर कार्य को कर सकता था। शहर की तरफ। प्रश्न 1। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो क्या है कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा था ताकि उसका दुनिया के अच्छे और बुरे लोगों से सामना हो और वह दुनियादारी को ठीक तरीके से समझ सके और व्यवहारिक बन सके। अर्थात अभी वह जहाँ रह रहा था वहाँ पर इतनी ज़्यादा होशियारी और चालाकी नहीं थी, जबकि अगर वह शहर जाएगा तो वहाँ पर वह क्या है, दुनियादारी को सीखेगा और लोगों के तौर तरीके सीखेगा, जिससे कि वह समझदार और होशियार बन जाएगा। तो अपने बेटे को व्यवहारिक बनाने के लिए मंत्री जी ने उसे शहर भेजा। ख है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ में शहर ही क्यों भेजा। तो शहर के लोग ज़्यादा होशियार और सूझबूझ वाले होते हैं। ऐसे लोगों के बीच में रह करके भोला वाला व्यक्ति भी होशियार और सूझबूझ वाला बन जाता है। ऐसा सोच करके ही उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ में शहर में भेजा, जिससे कि यह भी कुछ समझदारी सीख करके आएगा। गह है, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे। घर में पता करो, यानी कि उनसे पूछो कि वे लोग पहले कहाँ रहते थे। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो कि किसी दूसरी जगह जा कर के बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने इस निर्णय से खुश हैं और अगर हैं तो क्यों। अर्थात जब वो अपना घर यहाँ से छोड़ करके किसी दूसरी जगह बस गए हैं तो क्या वे इस निर्णय से खुश हैं। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी, अर्थात ऐसी क्या वजह रही कि उन्हें वह जगह छोड़नी पड़ी।
तो देखिए बच्चों, आपके आसपास में आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करिए जो अब यहाँ पर नहीं रहता है। तो ऐसा अवश्य कोई ना कोई आपको आपके आसपास में, मोहल्ले में, पड़ोस में आपको मिल जाएगा। और आप ये जानने की कोशिश करो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ी। तो जब हम हमारे आसपास पता करते हैं तो हमें गांवों से कस्बों की ओर, कस्बों से नगरों की ओर और नगरों से महानगरों में कई लोग किस लिए जाते हैं? शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, और वो वहीं जा कर के बस जाते हैं। कई लोग तो ऐसे भी मिल जाएंगे जो विदेश में जा कर के बस गए। तो ऐसे लोगों को ढूंढ करके उनसे बातचीत करिए और उनसे ये जानने की कोशिश करें कि वे अपने निर्णय से खुश हैं या नहीं। इसके अलावा एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से भी बात करिए, क्योंकि सभी के जो अनुभव हैं यहाँ से अपनी जगह को छोड़ करके जाने के वे अलग अलग होंगे। अर्थात पुरुष इस विषय में कुछ और सोचता है, महिला और बच्चे इस विषय में कुछ और सोचते हैं। और यह भी जानने की कोशिश करें कि उन्होंने वह जगह किस कारण से छोड़ दी। अर्थात आप उनसे बात करके यह पता लगाइए कि ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से उन्होंने यह जगह छोड़ दी। अर्थात रोजगार की वजह से छोड़ी, या फिर उन्हें शिक्षा प्राप्त करनी थी इसलिए छोड़ी, तो या फिर उनके कोई माता पिता या कोई और वहाँ रहते थे इस वजह से उन्होंने यह जगह छोड़ दी। तो आप ये जानने की कोशिश करिए। प्रश्न 2, जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भून करके भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। तो देखिए, कुछ और अनाजों के बारे में देखते हैं। तो जौ के अतिरिक्त हम और कौन कौन से अनाज हैं जो काम में लेते हैं? तो देखिए, गेहूँ जिससे रोटियां बनाई जाती हैं, ज्वार, मक्का, जौ, बाजरा और धान, धान का मतलब चावल। तो ये सभी अनाज हैं जिनका प्रयोग हम हमारे घरों में खाने के लिए करते हैं। प्रश्न 3, गेहूँ और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों ही शब्द संज्ञा हैं। कौन कौन से? गेहूँ और जौ और अनाज, ये तीनों ही शब्द क्या हैं? संज्ञा हैं। तो गेहूँ और जौ ये तो अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या हुआ? किसी विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो गेहूँ और जौ ये विशेष रूप से किसी एक ही अनाज के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या हुए? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुए। और जो अनाज है वह क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि इस अनाज के अंदर बहुत सारे अनाजों को मिल करके हमने क्या कहा? अनाज। तो ये पूरे एक समूह को दर्शा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार से रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि रिमझिम एक पाठ विशेष का नाम है। और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पाठ्यपुस्तक क्या है? बहुत सारे पाठों को इकट्ठा करके एक पुस्तक बनाई गई है। तो यह पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। तो देखिए, ये संज्ञाएं दी गई हैं: लेह, धातु, शेरवानी, भोजन, तावा, खिचड़ी, शहर और वेशभूषा। तो इन्हें हमें बताना है कि ये कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है और कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम देखते हैं कौन कौन से शब्द आएंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हुई? जो किसी विशेष व्यक्ति का ही दर्शाती है। तो लेह, लेह क्या है? जगह का नाम है, तो ये एक विशेष जगह को दर्शा रही है, इसलिए लेह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। धातु, तो देखिए किसी विशेष धातु का नाम नहीं दिया गया है, तो धातु क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। शेरवानी, तो ये एक वस्त्र का एक प्रकार होता है, तो शेरवानी क्या हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देख, और उसके बाद है भोजन। तो भोजन का मतलब कोई विशिष्ट भोजन का नाम नहीं दिया गया है, अर्थात
बहुत सारी जो खाद्य सामग्री है उसको मिला करके भी भोजन कह सकते हैं। तो भोजन किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। तावा, तावा देखिए धातु है, लेकिन ये इसमें विशेष नाम दिया है कि तावा, तो क्या हुआ तावा? जातिवाचक संज्ञा। खिचड़ी, तो ये भी क्या हुई? जातिवाचक संज्ञा। अब है शहर, तो यहाँ पर देखिए कोई विशिष्ट शहर का नाम नहीं दिया है और सिर्फ शहर कहा है, तो ये क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा है। अब है वेशभूषा, अर्थात वेशभूषा क्या होता है? कोई विशिष्ट प्रकार का वस्त्र आभूषण नहीं होता है, तो ये वेशभूषा को किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। ये पूरी जाति को प्रदर्शित कर रही है, वस्त्रों की जो पूरी जाति है उसे यह प्रदर्शित कर रही है, इसलिए वेशभूषा क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ख है ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोच करके लिखिए। तो जातिवाचक संज्ञा के लिए हमें व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लिखनी है। तो जैसे शहर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम कुछ शहरों के विशेष प्रकार से नाम लिख लेंगे, जैसे जयपुर, कोलकाता, पटना, चेन्नई। ये क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। वेशभूषा, अब इस वेशभूषा में हम विशेष रूप से जो वस्त्र हैं उनके नाम लिख सकते हैं, जैसे धोती कुर्ता, कमीज, टाई और सलवार कुर्ता। तो ये क्या हुए? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हुए। अब है धातु, तो धातु तो क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब इसमें जब हम किसी विशेष धातुओं के नाम दे देंगे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, जैसे सोना, चांदी और लोहा। इसी प्रकार से भोजन जातिवाचक संज्ञा है, तथा रोटी, दाल और चावल यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। तुम शेर मैं सवा शेर। प्रश्न 1, इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, था न सचमुच नहले पर दहला, तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो, उससे एक कागज में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रख करके उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ और उस डिब्बे में से एक चिट को निकाल करके पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। अर्थात कोई भी एक एक काम लिख करके चिट में लिख करके एक डिब्बे में डाल दो और फिर एक एक जना आकर के उस डिब्बे में से उस चिट को निकाले और फिर उस चिट को पढ़े। तो उसके ऊपर जो काम लिखा है तो आपको वह काम किस तरीके से करना सूझता है, यह आपको बताना है। फिर जिस बच्चे ने भी सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए हैं वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा, अर्थात वह बच्चा सबसे ज़्यादा होशियार होगा। तो इसमें बच्चों आप अपनी समझबूझ से कोई भी खेल बना सकते हो या फिर कोई जादू दिखा सकते हो, जैसे पानी में आग लगा करके दिखाना। तो सोडियम को जब पानी में डालते हैं तो क्या करते हैं? सोडियम आग पकड़ लेता है और ऐसे लगता है जैसे कि पानी में आग लग रही हो। पर यह कार्य बच्चों आप स्वयं ना करें, या तो अपने शिक्षक की उपस्थिति में या फिर अपने बड़े की उपस्थिति में ही करें। प्रश्न 2, मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार करके बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो मंत्री को यह बात पसंद जरूर आई होगी, परंतु जब उन्हें यह पता चला कि उसमें उनके बेटे का तो कोई योगदान ही नहीं था तो उन्होंने खुशी जाहिर नहीं की और दोबारा उन्हीं भेड़ों के साथ में उसे शहर भेज दिया ताकि उसे अपनी होशियारी दिखाने और होशियारी सिखाने का और एक अवसर मिले। तो इसलिए मंत्री जी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने बेटे को वापस शहर भेड़ों के साथ में भेज दिया। सींग और जौ। प्रश्न 1, पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा?
अपनी कल्पना से बताओ। तो जिन लोगों ने भी ये चीज़ें खरीदी होंगी, यानी कि भेड़ों के बाल और भेड़ों के सींग, तो उन्होंने क्या किया होगा कि भेड़ों के बाल से तो ऊन बनाई होगी और ऊन से गर्म कपड़े जैसे शॉल या स्वेटर आदि बनाए होंगे, और सींग से क्या करा होगा उन्होंने, भेड़ों की सींग से उन्होंने सजावट की जो चीज़ें हैं वे बनाई होंगी। बात को कहने के तरीके। प्रश्न 1, नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम किस तरह से कह सकती हो। तो क्या है कि चैन से जिंदगी चल रही थी। अब हम इस वाक्य को और कैसे कह सकते हैं, तो देखिए हम इस वाक्य को कैसे कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से जीवन कट रहा था। ख है, होशियारी उसे छू करके भी नहीं गई थी, अर्थात वह तो बिल्कुल भोला वाला ही था, बिल्कुल भी होशियार नहीं था, अर्थात वह बिल्कुल होशियार नहीं था। ग है कि मैं इसका हल निकाल देती हूँ, अर्थात मैं इसका उपाय बताती हूँ, मैं इसका समाधान बताती हूँ। घ है, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, अर्थात उनकी अपनी चालाकी काम नहीं आई। तो इस तरह से हम इन वाक्यों को दूसरे प्रकार से इस तरह से कह सकते हैं। प्रश्न 2, लोनपो गार का बेटा होशियार नहीं था। क्या है, होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है। किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकते हो। इसी प्रकार से भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। तो होशियार शब्द का प्रयोग सकारात्मक अर्थ में अर्थात अच्छे अर्थ में होता है। इसका मतलब होता है कि समझदार, जबकि चालाक शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में होता है, यानी कि खराब या फिर बुरे अर्थ में होता है, और इसका मतलब होता है चतुर। और भोले शब्द का अर्थ होता है सीधा साधा। अगर कोई व्यक्ति भोला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह मूर्ख भी है, वह जानकार और पढ़ा लिखा है, किंतु हृदय से वह सीधा है। और बुद्धू शब्द का अर्थ होता है मूर्ख या फिर बेवकूफ़। क्या है, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, क्यों। तो लड़की बुद्धिमान थी, उसने अपनी बुद्धि से मंत्री को इतना प्रभावित किया कि उसने अपने बेटे से उसकी शादी कर दी। नाम दो। प्रश्न 1, कहानी में लोनपो गार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांट करके बेटे और लड़की को कोई नाम दो। तो नाइमा, डाबा, मिगमार, लाखपा, नूखू, फू दोरजे, ये क्या हैं। ये पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई खाने की चीज़ है या फिर कोई घूमने फिरने की जगहों के नाम हैं, पर नहीं, ये क्या हैं, ये तिब्बती बच्चों के कुछ नाम हैं, और ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को, और इससे बच्चों को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलती है, और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा यह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डाबा रखा जाता है। यह लड़का और लड़की दोनों का ही नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा में डाबा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। यानी डाबा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरे को दूर करेगी। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री और पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं, खासकर दोलमा नाम बहुत मिलता है। यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। अब हम बेटे का नाम क्या देख सकते हैं, मिगमार या दोरजे, और लड़की का नाम नाइमा, डाबा या नूखू। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और चैनल पर नए हैं तो उसे और पसंद करें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।